हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, CAFM CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के बच्चे आ जाओ। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, ठीक है। चलो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाके देख लेना ज़रूर, ठीक है। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में रेशो वाला पढ़ा दिया है। अब मैं FM का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 15 मार्क का है, इसमें से आई थिंक 10-12 मार्क का क्वेश्चन इजी है, ठीक है। थोड़ा मतलब पूरा टफ नहीं है। 10 मार्क्स का तो पूरा रेगुलर क्वेश्चन है जो हमने आपने किया ही होगा, बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से WACC और मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से WACC। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ आई थिंक रिटेन अर्निंग्स के कॉस्ट को लेके है, ठीक है। रिटेन अर्निंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है वो थोड़ा अलग है, मॉडर्न है, शायद कहीं फॉरेन से उठाया हुआ है। इंडिया में वो फॉर्मूला है नहीं, तो वो बस फॉर्मूला अगर आप याद करके गए हो, आपको याद हो गया है, तो फिर काफ़ी इजी है। तो मतलब सब पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला ही है। थोड़ा सा ही ट्रिकीनेस है, ठीक है। जहां ट्रिकीनेस है मैं आपको बता दूंगा, मतलब आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस आ जाए तो आपको वो ट्रिकीनेस, एक्सीडेंट स्पॉट्स, हमारे सर थे, हमारे सर हैं राकेश अग्रवाल सर, CA, वो एक्सीडेंट स्पॉट्स बुलाते हैं इसको। तो मैं भी उनके स्टूडेंट होने के नाते उनके वर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा, उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। तो एक्सीडेंट स्पॉट्स जो भी है जहां पे आपकी गलती हो सकती है वो मैं आपको डेफिनेटली बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। मैग्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, थोड़ा अजीब है। इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और बिजनेस विच हैज अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट टू फाइनेंस इट बिजनेस, ठीक है। डेट इक्विटी दोनों यूज किया हुआ है। कंपनीज ग्रोइंग एट अ कंसिडरेबल रेट प्रॉम्प्टिंग द मैनेजमेंट टू गो फॉर एक्सपेंशन। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स टू रेज फंड्स फॉर द सेम। तो आपको उन्होंने क्या सोचा है, कैसे रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे रेज करना है, वो अलग अलग सोर्सेस उन्होंने आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है। डेट के अंदर दो अलग अलग है, 12% डिबेंचर्स अलग है, फर्स्ट इशू लिखा हुआ है। 3 लाख रुपीज फर्स्ट इशू से लेंगे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%। फिर सेकेंड इशू करेंगे लेकिन रेट बढ़ जाएगा तो इसलिए अलग से दिया है। 13% डिबेंचर्स 2 लाख रुपीज, ऐसा टोटल डेट आप 5 लाख रेज करने वाले हो। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। फिर अलग से दिया है 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आप रेज कर रहे हो 2,50,000। इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10, 6 लाख आप रेज करने वाले हो इक्विटी शेयर से, और कुछ आप अपने एग्जिस्टिंग रिटेन्ड अर्निंग्स को भी यूज करने वाले हो। इस तरह से डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस तीनों का कॉम्बिनेशन है। आप जो पैसा पूरा ये रेज करोगे, मतलब यूज करोगे एक्सपेंशन के लिए। तो कितना है पहले टोटल मारो। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 1,50,000, तो टोटल कैपिटल जो रेज हो रहा है दैट इज 15 लैक्स, ठीक है। 15 लैक्स डिवाइडेड इनटू दिस, तो आपको पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है इस टाइप के, मैंने अपने लेक्चर बायस को काफी क्वेश्चन कराए हैं और प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं। आई होप उनको जमा होगा। सिर्फ रिटेन अर्निंग्स थोड़ा ट्रिकी था। तो इसमें जैसे हमेशा होता है WACC के क्वेश्चन में हर इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट के कॉस्ट को निकालने का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर्स आर सोल्ड इन द मार्केट एट 25 रुपीज, तो प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दिया है 25 रुपीज। कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। बोलो, कुछ क्लिक हुआ? मतलब ये D0 है या D1 है, क्या है? खैर मेथड पे डिपेंड करता है। अगर गॉर्डन का मेथड आपको यूज करना पड़ रहा है तो D0 D1 का ये कंसेप्ट होता है। नॉर्मल अगर आप सिर्फ डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हो तो उसमें जो D दिया है वही लेना होता है, ठीक है। तो मेथड पे भी डिपेंड करता है। तो ये एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर दिया है, मतलब ये D1 ही है। डायरेक्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको दिया हुआ है। द कंपनी हैज द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। काफी बच्चों को ये सिंपल लाइंस समझ भी नहीं आती।
फिर मेरे से पूछते हैं सर आपने ये ऐसा क्यों किया, अरे सब लिखा हुआ है, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, हर चीज क्वेश्चन में दी होती है। तो यहां साफ दिया है कि कंपनी पूरे अर्निंग डिविडेंड में बांट देती है, मतलब ईपीएस और डीपीएस दोनों इक्वल हैं। मतलब क्या, मतलब रिटेन जो होता है, रिटेंशन रेशियो जो होता है वो 0 है, पूरा पे आउट रेशियो 100% है। ठीक है, सब दिया हुआ है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ये पूरी दी हुई है, इससे ही आपको इंटरप्रिटेशन लेना है। तो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दैट इज 100%, मतलब जो रिटेंशन रेशियो है वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये डेटा से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे। फिर है नंबर 2, 100 रुपीज डिबेंचर्स फर्स्ट इशू, फेस वैल्यू दी है 100 रुपीज, उसका फेस वैल्यू है, रेडीमेबल एट पार। ठीक है, लिखा हुआ है रेडीमेबल एट पार, मतलब 100 रुपए में रिडीम करेंगे। हैज 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 8 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, मतलब एक कौन सा डेट है, रेडीमेबल डेट है, रेडीमेबल डेट है और लाइफ है 8 ईयर्स, और मार्केट प्राइस मतलब इशू प्राइस आपको दी हुई है 120 रुपीज। ठीक है, मतलब प्राइस को ही हम इशू प्राइस लेते हैं, एनपी लेते हैं, आपको पता ही होगा, मतलब 2% कॉस्ट माइनस करेंगे तो इशू प्राइस मार्केट प्राइस ही हम लेते हैं। तो 120 में इशू कर रहे हैं और एट पार रेडीमेबल है, और 2% इशू प्राइस का 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, और 8 ईयर्स का लाइफ है, तो इससे आपका केडी आ जाएगा। फिर सेकंड जो डिबेंचर्स हैं 13% वाला, उसका भी दिया हुआ है कि वो 5 ईयर्स की मेच्योरिटी पीरियड है और आर करंटली सेलिंग एट 90 रुपीज पर डिबेंचर, तो इसमें इशू प्राइस 90 रुपीज लेंगे। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी दिया है रेडीमेबल एट पार, 3% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर्स मेच्योरिटी, मार्केट प्राइस 108, सारा डेटा दिया हुआ है डायरेक्टली। फिर है टैक्स रेट 30%, अब यहां से रिटेन अर्निंग का डेटा स्टार्ट होता है। शेयर होल्डर्स टैक्स रेट, इसको आप कह सकते हो पर्सनल इनकम टैक्स रेट, इंडिविजुअल का जो शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स है वो रेट दिया हुआ है, मे बी अज्यूम्ड एज 25%, एंड द कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, आपको पता ही होगा कैपिटल गेन टैक्स रेट अलग होता है, स्पेसिफिक रेट है उस इनकम के लिए, और जो जनरल रेट होता है हमारा वो अलग होता है। ठीक है, तो पर्सनल शेयर होल्डर का जो टैक्स रेट है वो 25% है, और जो कैपिटल गेन है वो अलग से दिया हुआ है 20%। ठीक है, ये सब रिटेन अर्निंग में यूज होने वाला है, फॉर्मूला में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर है CFO ऑफ द कंपनी इज कीन एट अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अकॉर्डिंगली यू आर अपॉइंटेड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क, फाइंड आउट द WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड फाइंड आउट द WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। काफी मतलब इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, सिर्फ रिटेन अर्निंग का पार्ट छोड़ दे तो मतलब एटलीस्ट मैं कह रहा हूं स्टेप मार्किंग तो आपको मिल सकती थी, KD1, KD2, KP, KE, ये 4 भी आपने निकाल के आ गए तो 10 में से 4 मार्क तो आपके वहीं आ जाते, 10 में से 4 मार्क तो आपको सिर्फ कॉस्ट निकालने पे मिल जाते। ठीक है, स्टेप मार्किंग मिलती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है फर्दर द कंपनी ऑल्सो इंटेंड्स टू नो द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कब का, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अभी क्या चल रही है वो तो दिया हुआ है ना 25 रुपीज, एट द एंड ऑफ करंट ईयर मार्केट प्राइस कितना जाएगा यूजिंग MM अप्रोच। ठीक है, MM अप्रोच यूज करके करना है, अलॉन्ग विद साइटिंग द अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। तो 3-4 आप जो जनरल थ्योरी के अजम्पशंस होते हैं वो आप यहां पे लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसी को कंटिन्यू करके एक और क्वेश्चन दिया गया है, अज्यूमिंग द कंपनी हैज सेल्स ऑफ दिस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट ऑफ दिस, लेकिन फिक्स कॉस्ट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, इंटरेस्ट नहीं दिया है। खैर इंटरेस्ट ऐसी चीज है कि यहां पे आपको यूज करना ही है, तो आप भूल नहीं सकते, इंटरेस्ट आप भूल ही नहीं सकते यहां पे, क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज तीनों पूछा है, तो फाइनेंशियल लेवरेज भी पूछा है, मतलब इंटरेस्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है ऊपर के डेटा से, कनेक्शन है। ठीक है, ऊपर का डेटा में जो 2 अलग अलग डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहां पे यूज करना है। बस ये एक कनेक्टिंग थोड़ा सा मतलब ट्रिकीनेस है। ठीक है, चलो बाकी मतलब MM अप्रोच वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, फॉर्मूला डालो वैल्यूज आ जाएंगी, इतना इजी है। अजम्पशन भी हर थ्योरी के कुछ कॉमन अजम्पशंस है, मैंने आपको बताए हुए थे कि भाई सारे इन्वेस्टर्स रैशनल हैं, इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, देयर आर नो टैक्सेस, देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये सब हर जगह लिख सकते हो, कॉमन अजम्पशंस है। ठीक है, तो 3-4 यहाँ पे ये अजम्पशंस थ्योरी के आप लिख सकते हो।
क्लियर है क्या? करें स्टार्ट, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स के कॉस्ट हम पहले निकालेंगे, तभी हम WACC स्टार्ट कर सकते हैं। बुक वैल्यू वेट्स हो या मार्केट वैल्यू वेट्स हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? इंडिविजुअल सोर्स का जो कॉस्ट है वो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं 1 2 3 4 नॉर्मल नंबरिंग देता हूं, क्योंकि देखो सजेस्टेड आंसर में तो प्लान करके सब लिखा रहता है, एक्चुअल पेपर में तो आप इतना प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता, आपका पता नहीं, आपके पास शायद सुपर पावर होगा तो अलग बात है। तो सब हैप हजार्ड होता है पेपर में, तो वो सब ठीक है ना, जो प्रेजेंटेशन दिखती है वैसे अचीव नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा रैंडमाइज चीजें होती है प्रेजेंटेशन में। तो जब हमको पता नहीं है कितने वर्किंग्स हैं, क्या है, कितनी जगह लगेगी, तो आप डायरेक्ट 1 2 3 4 स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 ही देता हूं हमेशा। तो हम पहले निकालेंगे KD1। ठीक है, डेट 1 डेट 2 अलग अलग मैं नाम दे रहा हूं। KD1 बोलो, KD1 तो उसमें दिया है। ठीक है, रेडीमेबल है, तो फॉर्मूला बताओ पहले। KD का फॉर्मूला क्या है जिसमें रेडीमेबल डेट हो? ठीक है, तो I1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 भी कर सकते हो, परसेंटेज में निकालना है तो, डेसिमल में निकालना है तो इंटू 100 मत करो। तो ये इंस्टीट्यूट का मुझे अच्छा लगा कि परसेंटेज निकाला ही नहीं है, सब डेसिमल में ही लिया है, क्योंकि वेट्स आगे जो WACC निकलेगा उसमें भी आप डायरेक्ट पॉइंट में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधे जो आपका फाइनल आंसर है, WACC का जो फाइनल आंसर आएगा उसको डायरेक्टली इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो ये भी बहुत अच्छा है, जिनको परसेंटेज और इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, वो टेंशन ही ना ले, कहीं भी इंटू 100 मत करो, सब डेसिमल में ले लो। सीधे जो WACC आएगा उसको लास्ट में इंटू 100 करके परसेंटेज में दिखा देना, चलता है। चलो बोलो, KD1 का I कितना है? 12%, यानी कि 100 रुपीज पे 12% यानी 12 रुपीज। ये सब मैं लिखता नहीं हुआ, ओरली हो जाएगा। ठीक है, तो 12 रुपीज यानी 100 रुपीज फेस वैल्यू पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 12 रुपीज आएगा। 1 माइनस टैक्स यानी कि 0.3। ठीक है, कंपनी का टैक्स रेट जो कि 30% यहां पे दिया हुआ है, एप्लीकेबल टैक्स टू द कंपनी। प्लस बोलो, रेडीमेबल वैल्यू कितना है? दिया हुआ है रेडीमेबल एट पार मतलब 100 माइनस NP कैसे निकालते हैं? इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस यानी फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, बोलो कितना आएगा? इशू प्राइस है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, सब नोट कर लेना, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, सब नोट कर लेना, जो भी चीजें आपको थोड़ी सी अलग लग रही हैं। तो मार्केट प्राइस को हम इशू प्राइस लेते हैं, 120 में से 2% माइनस कर लो। अब इसमें एक बार मैं इंस्टीट्यूट का चेक कर लेता हूं भाई, 2% फेस वैल्यू पे तो नहीं लिया है, फिर नहीं तो अपना पूरा वर्किंग नोट गलत हो जाएगा। यस, जो मुझे डर था वही हुआ है, फेस वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट लिया है और कहीं कुछ नोट वोट भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, नोट कर लो भाई, थोड़ा ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, तो जिस इंस्टीट्यूट का आप एग्जाम दे रहे हो उसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ 2% इन्होंने डायरेक्ट फेस वैल्यू पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ नोट डाउन कर लो, फ्लोटेशन कॉस्ट इज टेकन ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, तो NP कितना आएगा बोलो? हमारा इशू प्राइस है 120, क्या किया यार इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही गड़बड़ की है। NP में लिया है इन्होंने 100 रुपीज लिया होगा, क्या यार, ये हमेशा का एक्चुअली कंफ्यूजन है। CA इंस्टीट्यूट ने अलग दिया हुआ है, CS में अलग दिया है, सब में अलग अलग दिया है, तो ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि इशू प्राइस क्या लेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट केस में भी मैंने यही देखा था इशू प्राइस लेते हुए, बट यहाँ पे अब फिर उन्होंने NP लिया है 98, मतलब 100 रुपीज़ ही इशू प्राइस ली है इन्होंने, और उस पर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लेके NP इन्होंने लिया है 98। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ,
एक बार हम स्टडी मटेरियल में चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा हम अभी डिसाइड कर लेंगे कि क्या है, और आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये आपका स्टडी मटेरियल है। अब इसमें सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा कॉम्बो क्वेश्चन कहीं सॉल्व में नहीं दिया है, तो जो नॉर्मल केडी में दिया है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं एफएम में वैसा दिया हुआ है कि इशू प्राइस पार पे है तो पार से हम माइनस करेंगे, प्रीमियम पे तो प्रीमियम से, ठीक है। पर प्रॉब्लम यही होता है कि क्वेश्चन में इशू कितने पे हो रहा है वो दिया ही नहीं रहता, वो रेडीमेबल कितने पे वो दिया रहता है, इशू कितने में हो रहा है, प्राइस क्या इशू की है वो दिया ही नहीं रहता है। यही प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन देख लो, देखो क्वेश्चन हमारा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन देखो, है कहीं कि इशू कितने में हो रहा है, कहीं दिया है नहीं। 100 रुपीज पर डिबेंचर, ये फेस वैल्यू होती है नॉर्मली, ठीक है। ऊपर भी क्योंकि देखो ब्रैकेट में फेस वैल्यू नहीं दी है, तो वो 100 रुपीज फेस वैल्यू है। तो इशू कितने में किया है ये दिया ही नहीं है, ठीक है। तो गो बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो उन्होंने एनपी फेस वैल्यू से ही हमेशा निकाली हुई है। फिर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू का क्या करना है, तो वो मार्केट वैल्यू वेट्स में जब आप WACC निकालोगे तब वो काम में आएगी। तो वो मार्केट वैल्यू वेट्स की जब मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक एक की, वो उसके लिए आपको दिया गया है, ठीक है। बुक वैल्यू वेट्स में उसका काम नहीं है, ठीक है। चलो, मतलब डेट और प्रेफरेंस में, इक्विटी में तो हम मार्केट प्राइस ही लेते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा वही चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बीच नोट डाउन कर लो कि केडी में कॉस्ट ऑफ डेट निकालते समय हम जो नेट प्रोसीड्स लेते हैं उसमें इशू प्राइस जो लेते हैं वो एट पार ही नॉर्मली अज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया हो तो। और फ्लोटेशन कॉस्ट का जो परसेंटेज रहता है वो भी फेस वैल्यू पे ही लेंगे। ऐसा आप नोट डाउन कर लो और एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बोलो, तो 100 पे ही वो 2% है, तो वो आएगा 100 माइनस 2 विच इज 98, ठीक है, डिवाइडेड बाय n विच इज 8 years अपॉन 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। बोलो, निकालो। 12 इंटू 0.7 ब्रैकेट 0.7 आएगा, तो ये आएगा 8.4 प्लस 100 माइनस 98 2 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 0.25, ये आएगा 99। बोलो कितना आएगा, 8.4 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100 नहीं करना है, ठीक है। तो 0.087, ठीक है, या ठीक है 4 भी लिख दो, 4 डेसिमल में लिखते जाएंगे। चलो, तो ये हो गया KD1। अब आ जाओ KD2। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इंटरेस्ट का रेट अलग है, बाकी डेटा अलग है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है। बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा, आप 13, 100 पे ही 13%, 13 रुपीज आएगा, 1 माइनस टैक्स यानी कि 0.3 प्लस, बोलो RV कितना है इसका, रेडीमेबल आफ्टर 5 years, रेडीमेबल वैल्यू भी नहीं दी है, इशू प्राइस भी नहीं दिया है, रेडीमेबल प्राइस भी नहीं दिया है, मतलब दोनों आपको 100 देना पड़ेगा, और इवन फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं दिया है, मतलब ये इधर का प्लस के बाद जो पूरा डब्बा है वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5। अब 100 माइनस 100 तो 0 होगा ना, 0 डिवाइड बाय 5 0, ठीक है। और ये भी 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो वो भी 100 ही आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, हाँ 100 100 सब लिए। चलो बोलो, 13 इंटू 0.7 9.1 प्लस 0 अपॉन 100, तो ये आएगा 0.091,
ठीक है, तो ये आ गया KD2। अब आ जाओ KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें 1 माइनस टैक्स नहीं आता, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए हमेशा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपीज़ का है, 10% है, तो ये आएगा सीधा 10, ठीक है, 1 माइनस टी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर है रेडीमेबल इशूड एट रेडीमेबल एट पार, ठीक है, तो RV आएगा 100 माइनस NP में दिया है 3% फ्लोटेशन कॉस्ट और मेच्योरिटी है 10 ईयर्स। बोलो, फ्लोटेशन कॉस्ट है 3 यानी 100 पे ही 3, तो ये आएगा 97 अपॉन N है 10, 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2। बोलो 10 प्लस कितना आएगा 3 अपॉन 10 यानी 0.3, ये आएगा 98.5। निकालो 10.3 डिवाइडेड बाय 97.5, 0.1056, 0.1056 आ रहा है क्या? चेक करते चलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, सही किया है, अपना क्यों ऐसा आया 1046, 10.3 डिवाइडेड बाय 98, अच्छा 98.5 ही तो था। मेरा कुछ गलत हुआ है, 10.46, ठीक है, 10.46 मतलब 0.1046। तो ये आ गया KP। इसमें भी देखो कुछ नहीं था, 1 माइनस टी बस नहीं लेना होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फोर्थ KE। बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें आपको मेथड समझनी पड़ेगी, डेटा जिस तरह दिया है। अब इसमें ग्रोथ फैक्टर नहीं दिया है, ग्रोथ फैक्टर दिया नहीं है, ठीक है, तो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल आपको लेना है, ठीक है। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब डिविडेंड अपॉन सीधे आपका जो मार्केट प्राइस है, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। बोलो क्या आएगा, डिविडेंड दिया हुआ है डायरेक्टली 3 और मार्केट प्राइस दिया है 25, ठीक है। जी फैक्टर नहीं है इसलिए हमने बिना जी फैक्टर के लिया है। 3/25 तो ये आएगा 0.12 यानी 12%। क्लियर है, कुछ भी इसमें और लेना नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब ध्यान देना, ठीक है, मेरे लेक्चर बायस भी ध्यान देंगे, ठीक है, अच्छे से समझ लो। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड 1 माइनस, अब इन्होंने नाम अलग दिए हैं, ठीक है, पहले वही लिख लेता हूं मैं, T1 यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स, शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स, नॉर्मल वाला पर्सनल इनकम टैक्स, तो 1 माइनस T1 यानी पर्सनल टैक्स जो कि दिया हुआ है यहां पे 25%। और फिर आएगा 1 माइनस B यानी कि रिटेंशन रेशो, ठीक है, तो ये आ गया डिविडेंड 1 माइनस टैक्स और इनटू 1 माइनस B रिटेंशन। मतलब बेसिकली 1 माइनस B क्या होता है, 1 माइनस B होता है इनटू पे आउट रेशो। 1 माइनस B क्या होता है, पे आउट रेशो, जो कि इस केस में कितना है 100%, मतलब रिटेंशन रेशो 0 है। 1 माइनस 0 1, 0 मत बोलना, 1 माइनस 0 1 मतलब इनटू 1 ही करना है तो सेम होगा। और फिर है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 1 माइनस T2, ठीक है, तो T2 है आपका कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, तो मार्केट प्राइस को 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स आपको करना है। मतलब मार्केट प्राइस पे अगर आप बेचोगे, शेयर्स बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो बेच के जितना पैसा मिलेगा उसमें से टैक्स काट के जितना आपके हाथ में बचेगा वो मतलब ये डिनोमिनेटर निकलता है। बोलो, तो डिविडेंड है 3, 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स है 0.25, 1 माइनस 0, ठीक है, रिटेंशन रेशो 0 है, अपॉन मार्केट प्राइस इक्विटी का है 25, 1 माइनस T2 आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो कितना है 0.2 यानी कि 20%, ठीक है, देख लो सब दिया हुआ है। तो बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आपको सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बोलो, तो ब्रैकेट ये आएगा 0.75, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, इंटू 1 मतलब सेम वैल्यू आती है, तो 3 इंटू
0.75, तो न्यूमरेटर आएगा 2.25 अपॉन 25 इंटू ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 0.8, तो ये आएगा 20। बोलो 2.25 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आएगा 0.0125, यानी कि 12.5% ये आएगा। ठीक है, तो बस ये वाला आपको ध्यान देना है, बाकी तो सब रेगुलर है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ऊपर के कॉस्ट की सब की होगी, सिर्फ केई की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। चलो, तो अब हमारा सारा इंडिविजुअल कॉस्ट आ गया। ठीक है, यहीं पे आपके 3-4 मार्क यहीं पे आ गए, यही मेन है, 3-4 मार्क आपके यहीं आ गए। अब आगे का सॉल्व करते हैं, आ जाओ, सब इंडिविजुअल कॉस्ट आ गए। अब आ जाओ 6th। ठीक है, WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। ठीक है, तो हम वो जो टेबल बनाते हैं, याद है, वही वाला आपको बनाना है, बुक वैल्यू वेट्स। बोलो सोर्स, फिर उसका कॉस्ट, फिर उसका वेट, फिर उसका वेट कैसे निकालेंगे, अमाउंट से। तो पहले अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, अमाउंट। अब इसका सीक्वेंस कुछ नहीं है, अमाउंट पहले भी दे सकते, वेट कॉस्ट बाद में भी ले सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अमाउंट, और अमाउंट से ही हम निकालेंगे वेट्स, और फिर कॉस्ट इनटू वेट्स। ठीक है, कॉस्ट इनटू वेट्स, और फिर वेट्स का, कॉस्ट इनटू वेट्स का हम नीचे सम निकालेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा WACC। ठीक है, बोलते जाओ। सोर्स है पहले KD1। ठीक है, यहां पे आप नाम भी लिख सकते हो, 12% डिबेंचर्स। बोलो 12% डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अब इसमें एक और चीज होती है, वो खैर मार्केट वैल्यू में आएगी, बुक वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटेन अर्निंग। ठीक है, रिटेन अर्निंग अलग से ही लेना होता है। चलो, तो बोलते जाओ, कॉस्ट क्या क्या है, बुक वैल्यू वेट्स, तो बुक वैल्यू अमाउंट से निकलती है। ठीक है, बोलो अमाउंट पहले लिख लो, 3 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 6 लाख, 1,50,000। ठीक है, तो ये टोटल आता है आपका 15 लैक्स। और अब आप निकाल लो वेट्स। ठीक है, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये आएगा 0.2। 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये आएगा 0.133, 3 डेसिमल में ले लो। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लैक्स, तो ये आएगा 0.167, राउंड अप कर लेना। 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये आएगा 0.4, और ये आएगा 0.1, 10%। ठीक है, और ये टोटल मार के ये 1 आनी चाहिए, राउंड ऑफ ऐसा करना है कि टोटल एग्जैक्ट 1 आए। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, अमाउंट ले लिए, बुक्स वैल्यू वेट्स ले लिए, और उसका वेट निकाल लिया। अब कॉस्ट जो हमने ऊपर निकाले वो ले लो, KD1 था 0.0874, KD2 था 0.091, प्रेफरेंस शेयर्स 0.1046, ये था 0.12, और ये था 0.10125। आई थिंक 0 कुछ गलत आ गया था, 2.25 डिवाइडेड बाय 20, हाँ पॉइंट, वही लाइव ना होने का यही प्रॉब्लम है, गलती होती है तो पता नहीं चलता। 0.1125। ठीक है, 2.25 डिवाइडेड बाय 20, 0.1125। क्लियर है क्या? चलो मल्टीप्लाई करो, तो 0.0874 इंटू 0.2, ये आएगा 0.01748। 0.091 इंटू 0.133, ये आएगा 0. इसको सबको M प्लस भी कर सकते हो, M प्लस दबाते जाओ और सीधे MRC दबाओगे तो आंसर आ जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो याद नहीं रहता। ठीक है, 0.1046 इंटू 0.167, तो ये आएगा 0.0174,682। 0.12 इंटू 0.4, 0.048। 0.1125 इंटू 0.1, 0.01125। बस इसका आपको M प्लस किया होगा
कैलकुलेट करते समय, तो MRC दबा दो। तो ये आया है 0.1063। अब यहाँ पे मैं कह रहा था, आप लिख सकते हो दैट इज 10.63% इंटू 100 करके 10.63% आप लिख सकते हो। आ रहा है क्या आपका भी साथ साथ में? 10.63, ठीक है, क्लियर है क्या? तो बहुत ही टिपिकल था, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, रिटेन अर्निंग यहाँ पे आपको लेना है, बुक वैल्यू जो दिया है वही लेना है। अब आ जाओ 7th, WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अब यहां पे आपको सबसे पहले मार्केट वैल्यूज निकालनी होंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं निकाली। बोलो, सेम सोर्स अमाउंट के जगह पे मार्केट वैल्यू, ठीक है, सेम मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू के बेस पे हम निकालेंगे वेट्स, और फिर कॉस्ट इनटू वेट और उसका समेशन। बोलो, 12% डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। अब यहाँ रिटेन अर्निंग को लेके भी थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट थोड़ा अलग है। जब भी हम मार्केट वैल्यू से लेते हैं तो रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू अलग से नहीं लिया जाता, वो इक्विटी के अंदर इंक्लूडेड होता है, और क्वेश्चन में अलग से रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं दी है। समझ रहे हो? मतलब सिचुएशन समझो, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू रिटेन अर्निंग की अलग से नहीं दी है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर ही उसकी मार्केट वैल्यू आ चुकी है ऐसा मानते हैं, और रिटेन अर्निंग की अलग से मार्केट वैल्यू नहीं लेते। क्लियर है क्या? पर यहां पे इंस्टीट्यूट ने ली है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मतलब जो मैंने पढ़ा है, मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू अलग से नहीं होती है रियल लाइफ में भी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने ली है, इसलिए मैं भी ले रहा हूं, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट का ICSI का एग्जाम देना है, तो आपको उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहां नोट कर लो कि एज पर ICSI रिटेन अर्निंग का भी मार्केट वैल्यू अलग से लेना है। अब दिया ही नहीं है तो कैसे लोगे? तो उन्होंने बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू ले लिया है। देख लो, रिटेन अर्निंग लिया है इन्होंने 1,50,000, जो कि उसका बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू को ही उन्होंने मार्केट वैल्यू अज्यूम करके ले लिया है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप नोट डाउन कर लो कि बेसिकली क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 कि हो सकता है अलग से रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू अलग से ही दी है तो बात खत्म ना, फिर तो अजम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में ही अगर रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू अलग से दी है तो वो ले लो, नहीं दी है अगर तो जो बुक वैल्यू है उसी को अज्यूम करो मार्केट वैल्यू, और अलग से रिटेन अर्निंग का भी मार्केट वैल्यू ले लो। दिस इज एज पर ICSI, ऐसा लिख लो, ठीक है। क्लियर है क्या? बढ़े आगे, आ जाओ। अब कॉस्ट तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, 0.0874, 0.091, 0.1046, 0.12, 0.1125, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू निकालो। बोलो, डिबेंचर्स का KD1 का देखो दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इज 120। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। फेस वैल्यू है 3 लाख, नीचे दिया है फेस वैल्यू एक का 100 है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो वो आएगा 3000 इंटू 120, ठीक है, 3000 नंबर इंटू 120। बोलो कितना आएगा? 3,60,000। सिमिलरली KD2 का देख लो, 2 लाख है और 100 रुपीज फेस वैल्यू है तो 2000 होगा, और मार्केट प्राइस है 90, 2000 इंटू 90 ये आएगा 1,80,000। फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी 100 के ही हैं तो वो 2500 आएगा, और मार्केट प्राइस है 108, 2500 इंटू 108, 2,70,000। इक्विटी बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, 10 रुपीज फेस वैल्यू दिया हुआ है, 6 लाख डिवाइड बाय 10 वो आएगा 60,000, और इनटू मार्केट प्राइस दिया हुआ था पहली
एडजस्टमेंट में 25 जो हमने यूज किया था। तो 60,000 इंटू 25 ये आएगा 15 लाख, ठीक है। और रिटेन अर्निंग एज इट इज ले लो 1,50,000, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या ही औकात है, ठीक है। तो यहां लिख दो बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू अज्यूम किया गया है। अब ले लो टोटल 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 15 लैक्स प्लस 1,50,000, तो ये आएगा 24,60,000। अब निकालो वेट्स, ठीक है। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 24,60,000 ये आएगा 0.146। 180 डिवाइडेड बाय 2460 वो है 0.073। इसमें आप कांस्टेंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 24,60,000, ये पहली बार पूरा लिख के आप इक्वल टू दबाओ। अगली बार आपको अब क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो बस आप 1,80,000 लिखो और इक्वल टू दबाओ, आपको फिर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, वो कांस्टेंट फंक्शन अपने आप चलते रहेगा। तो 0.073 आएगा। अब मैं स्क्रीन पे सिर्फ क्या लिखूंगा, 2,70,000 इक्वल टू, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.1098 या 110, राउंड अप कर लो, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन यूज कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। फिर 15 लाख इक्वल टू, तो वो आएगा 0.609 या 610। और लास्ट वाले को हमेशा आप बैलेंसिंग फिगर लिया करो तो आसान रहेगा। तो 1 माइनस 0.146 माइनस 0.073 माइनस 0.110 माइनस 0.610, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 0.067, ठीक है। तो टोटल अपने आप 1 ही आएगी। अब मल्टीप्लाई करो 0.0874 इंटू 0.146, एम प्लस दबाते जाओ, ठीक है। टाइम बचाओ, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। एम प्लस करते जा रहा हूं मैं, बोलो 0.091 इंटू 0.073 एम प्लस 0.006643 0.1046 इंटू 0.110 एम प्लस 0.011506 0.12 इंटू 0.610 एम प्लस 0.0732 0.1125 इंटू 0.067 एम प्लस 0.0075375। अब दबा दो MRC, तो ये आएगा 0.111649, दैट इज 11.65%। चेक करो भाई, पहले खुशियां बाद में मनाएंगे। अरे बाप रे, अलग आ रहा है, देखो कुछ तो गड़बड़ है। 0.0, अच्छा इन्होंने सीक्वेंस अलग लिया है। 732 सही है, 111506 1126 ठीक है। सेकेंड डिवेंचर 0066 सही है। रिटेन अर्निंग 0069, रिटेन अर्निंग का कुछ गड़बड़ा है, रुक जाओ। रिटेन अर्निंग 1125.061 आया है उनका, अपना 7 आया है। अच्छा, यहाँ इंस्टीट्यूट ने कुछ 2 डेसिमल में लिया है, कुछ 3 डेसिमल में लिया है। 0.61 सही है, 0.11 सही है, 0.146 सही है, 0.073 सही है, मतलब मेरे से कुछ गलती हुई है। रिटेन अर्निंग का वेट फिर से निकालते हैं, बोलो 1 माइनस 0.146 माइनस 0.073 माइनस 0.110 माइनस 0.610। ओके, मेरा हल्का सा आंसर गलत आया था, 0.061, ठीक है। 61 आ रहा है, तो 0.1125 इंटू 0.061, तो ये आएगा 0.0068625, ठीक है। अब निकालो, तो ऐसा होता है, ठीक है, टीचर के साथ भी होता है। तो ये आएगा 0.11097115, ठीक है, दैट इज 11.09 या 10, राउंड अप कर लो, 11.1%। क्लियर है?
09 ही लिया, ठीक है, राउंड अप भी कर सकते हैं 10। चलो क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ कि काम की बातें क्या हैं। काम की बातें लिख लो अलग से, काम की बातें नोट कर लो। नंबर 1, फ्लोटेशन कॉस्ट जो परसेंटेज में होती है इज ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। केडी केई सॉरी केपी, इसमें हम जो एनपी है वो क्या लेते हैं, इशू प्राइस विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ठीक है। इशू प्राइस हम लेते हैं फेस वैल्यू, फ्लोटेशन कॉस्ट बाकी सब इशू एक्सपेंसेस अलग से माइनस करेंगे। इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इशू प्राइस क्या लेंगे, फेस वैल्यू, ये आप ले लो, ठीक है। फिर और क्या था कि रिटेन अर्निंग मार्केट वैल्यू इफ गिवन टेक दैट वैल्यू, ठीक है, ले लो उसकी वैल्यू अलग से। इफ नॉट गिवन देन टेक बुक वैल्यू एज मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये सब आईसीएसआई का ट्रीटमेंट है, क्लियर है? और कुछ मैंने बताया था? नहीं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लो, क्लियर है क्या? तो ये था आपका 10 मार्क, ठीक है। लेंदी है, जरूर लेंदी है, 2-3 थोड़े से वही निटिग्रिटीज हैं जिसका अगर आप ध्यान रखो तो आपको बहुत अच्छा स्कोर भी मिल सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब बोला है कि प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी होगी एज पर द मार्केट एमएम अप्रोच। तो बहुत ही सिंपल है, एमएम अप्रोच का फॉर्मूला लगाना है। बोलो P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के। याद आ रहा है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। P0 अभी दिया हुआ है, करंट प्राइस जो है वो है 25 दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या पूछा है, P1 प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। बोलो P0 है 25, D1 कितना है 3 रुपीज दिया हुआ है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, प्लस P1 आपको निकालना है अपॉन 1 प्लस के आप निकाल चुके हो, वो ही लेना है, यानी कि 0.12, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो तो 1 प्लस 0.12 1.12 1.12 इंटू 25, तो ये आएगा 28 इज इक्वल टू 3 प्लस P1। तो P1 इज इक्वल टू 28 माइनस 3, वो आएगा 25। यस, P1 भी 25 आ रहा है, और लॉजिकल रीजन एक ही है, क्योंकि इसमें रिटेंशन जो है वो 0 है, रिटेंशन इज 0, इसीलिए प्राइस एट द बिगनिंग और प्राइस एट द एंड वो दोनों सेम आए हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी कमाई डिविडेंड के फॉर्म में बांट दी है, तो फिर सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। क्लियर है क्या? और इसके थ्योरी के अजम्पशंस लिखो, ठीक है। 4-5 सेम अजम्पशंस हैं। देयर आर नो टैक्सेस, देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, information is freely available, all investors are rational, firm has fixed investment policy, ये भी काफी कॉमन अजम्पशन है। बस 3-4 मेरे ख्याल से काफी है, क्लियर है? बढ़े आगे। अब है लेवरेज का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो। लेवरेज काफी इजी है। अज्यूमिंग द कंपनी हैज सेल्स ऑफ 20 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 12 lakhs, फिक्स कॉस्ट ऑफ 5 lakhs एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो आपको अलग से लेना है, और फिर तीनों लेवरेज आपको पूछा है। तो लेवरेज के क्वेश्चन में टिपिकली हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं पूरा, याद आ रहा है, कॉस्ट शीट जिसको मैं कहता हूं। तो सेल्स, ठीक है, रुपीज इन लैक्स, 20 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो आएगा 12 lakhs, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन 8 माइनस फिक्स कॉस्ट वो था आई थिंक 5, तो ये आएगा 3, ये आएगा EBIT आप इसको कह सकते हो, बिफोर इंटरेस्ट क्योंकि लिखा है। और यहाँ पे आपको लेना है अलग से इंटरेस्ट, जो कि आपको निकालना है। बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा, 12% डिबेंचर्स था 3 लाख इंटू 12% प्लस 2 लाख फेस वैल्यू था 13% डिबेंचर का, तो ये दोनों आपको ऐड करने हैं, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन लैक्स में कन्वर्ट कर लेना। बोलो 3 लाख इंटू 12%, ये आएगा 36,000, एम प्लस कर दो। 2 लाख इंटू 13% 26,000, एम प्लस करो, MRC दबा दो,
तो ये आएगा 62,000। तो 62,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे तो 0.62 आएगा। तो मैं लैक्स में ले रहा हूँ 0.62, 62,000 अपॉन 1 लाख लिखते जाओ, ठीक है, 0.62। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 3 माइनस 0.62, 2.38। टैक्स वैक्स माइनस कर सकते हो पर उसका लेवरेज से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहीं तक बनाएंगे, ठीक है। अब बस ये फॉर्मेट से बस फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बोलो, सबसे पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज। बोलो फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 8, ईबीआईटी है 5। बोलो 8 डिवाइडेड बाय 5, 1.6 टाइम्स आपका आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज। नंबर 2 फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। बोलो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो 3 अपॉन 2.38, 3 अपॉन 2.38, 1.26 टाइम्स। कंबाइंड लेवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फाइनेंशियल लेवरेज इंटू ऑपरेटिंग लेवरेज, 1.626 इंटू 1.6, 2.016 टाइम्स। बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूं बहुत ही सिंपल था 5 मार्क का। सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रिकी था, एक्सीडेंट स्पॉट था। यहां पे हो सकता है काफी लोगों का दिमाग ही न चले कि यार इंटरेस्ट कहां से निकाले, इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है। होता है ऐसा प्रेशर में, ठीक है। बट वो ऊपर जो पूरा कंबाइंड क्वेश्चन है ऊपर के डेटा से आपको लेना था। क्लियर है? चेक कर लेते हैं इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो 25 ही आएगा बरोबर। इन्होंने भी टेबल बनाया है। क्या गड़बड़ हुई है भाई मेरे से? 8 अपॉन, ओके, बाप रे क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, शर्म आनी चाहिए मेरे को। 8/3 आएगा, फिक्स कॉस्ट 5 है, ईबीआईटी 3 है, सॉरी, बाप रे क्या हो रहा है, उम्र शायद ज़्यादा हो गई है ऐसा मुझे लग रहा है। 2.66 यानी कि 6-7 टाइम्स। टू 2.67, 1.26 इंटू 2.67, 3.3642, ठीक है। यस, क्लियर है क्या? तो ये था आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। लेंदी ज़रूर है, मैं ये हमेशा मानूंगा, पेपर काफ़ी लेंदी होता है। और प्रैक्टिस अगर आपकी की हुई है, जैसे WCC के बार बार अपने टेबल बनाए हैं, वेट्स निकालने की आपकी अच्छी स्पीड है, तो फिर हो जाता है टाइम पे, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें थी, सारे मैंने जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो भी आपको बता दिए हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम देखने वाले थे, विच इज RSI, ठीक है। RSI पे क्वेश्चन आया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में है, पढ़ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। RSI 5 मार्क का क्वेश्चन आया है, आ जाओ। शेयर प्राइस ऑफ P लिमिटेड वॉज ट्रेडिंग एट द फॉलोइंग प्राइसेस एट NSE ऑन द वेरियस ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है। ट्रेडिंग सेशंस दिए हैं 14 अलग अलग, सबके अलग अलग प्राइस हैं। कैलकुलेट RSI फ्रॉम द अबाउट डेटा, कमेंट इफ द शेयर इज ओवरबॉट, ठीक है। RSI का फॉर्मूला क्या है? RSI बेसिकली 2 स्टेप में कैलकुलेट होता है। पहला है RS यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ निकलता है एवरेज गेन पर डे अपॉन एवरेज लॉस पर डे, ठीक है। इससे आपको मिलेगा RS, और फिर इसको यूज करके आपको RSI बनाना है। तो RSI का फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100/1 प्लस RS, ठीक है। इससे आपको RSI मिलेगा,
और RSI का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से रहता है कि अगर 70% और अबव आता है RSI तो वो ओवरबॉट है, और अगर 30% और बिलो आता है तो वो ओवरसोल्ड है, और बीच में है तो वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो यही आपको बताना है। ठीक है, चलो, तो इसमें आपको प्रॉपर एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके आगे का डेटा लिख के देता हूं, ये तो एज इट इज आपको छापना पड़ेगा। ट्रेडिंग सेशंस एंड शेयर प्राइस, 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग सेशन, प्राइस, फिर यहां निकालना पड़ेगा गेन और लॉस। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, 2 ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस चेंज हो रहा है वो या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। प्राइस बढ़ रहा है तो गेन होगा, प्राइस कम हो रहा है तो लॉस होगा। ठीक है, तो 2 सेशंस को हम एक के बाद एक कंपेयर करते जाएंगे। अगर अगले सेशन में जो प्राइस है वो बढ़ रही है तो गेन में लिख देंगे डिफरेंस, और अगर कम हो रही है तो डिफरेंस को लॉस में लिखेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब बेसिक, पहले सेशन में इसलिए कुछ भी नहीं होगा कि पहले सेशन में तो किसी से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, पहले सेशन में कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं आता। ठीक है, तो पहला डैश डैश आएगा। अब सेकंड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन का प्राइस कंपेयर करो। ठीक है, बोलो 4344 से प्राइस देखो कम हो रहा है, 4254 कम है, यानी डाउन हो रहा है, मतलब ये लॉस आएगा। तो 4344 माइनस 4254, तो 90 रुपीज का लॉस है। ठीक है, तो मैं यहां लॉस में लिखूंगा 90। ठीक है, 1 में 0 आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि एक ही प्राइस है, कैसे निकालोगे, 2 प्राइसेस लगते हैं। तो सेकंड सेशन से प्रॉफिट लॉस आएगा, प्राइस डाउन जा रही है 90 से, तो मैंने लॉस में लिख दिया 90। बोलो थर्ड सेशन, 4254 4211, और देखो कम हो रहा है, 4254 माइनस 4211, प्राइस और कम हो रहा है, तो ये लॉस आएगा 43 का। आगे बढ़ो, फिर 4211 से 4308, यानी बढ़ रहा है, तो 4308 माइनस 4211, 97 से बढ़ रहा है, तो फोर्थ सेशन में गेन है 97। फिर फिफ्थ निकालते जाओ, ऐसे ही मजा आ रहा है। 4487, देखो प्राइस बढ़ रहा है, 4487 माइनस 4308, प्राइस बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट है 179 का। सिक्स्थ सेशन कम हो रहा है, तो 4213, 4487 माइनस 4213, जो भी निकालो, प्लस माइनस साइन का कुछ नहीं, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है। प्राइस बढ़ रहा है तो अमाउंट गेन में लिखना है, कम हो रहा है तो लॉस में लिखना है, खत्म, साइन का यहां झंझट नहीं है। बोलो 4487 माइनस 4213, तो लॉस है 274। फिर सेवेंथ, प्राइस बढ़ रहा है, 4240 माइनस 4213, गेन आएगा 27। निकालते जाओ, बोलो एट्थ, कम हो रहा है, 4240 माइनस 4112, 128 कम हो रहा है, तो लॉस आएगा। बोलो 9, कम हो रहा है, और 4112 माइनस 4061, 51 का लॉस है। 10th पे आ जाओ, बढ़ रहा है, 4414 माइनस 4061, तो प्रॉफिट आएगा 353। 11 पे आ जाओ, कम हो रहा है सीधे, 4414 माइनस 4030, लॉस आएगा 384। 12th, बढ़ रहा है प्राइस, 4336 माइनस 4030, प्रॉफिट आएगा 306। 13th, कम हो रहा है, 4336 माइनस 4230, लॉस आएगा 106। और 14th सेशन में है, बढ़ रहा है, 4392 माइनस 4230, बढ़ रहा है तो गेन आएगा 162। ठीक है, अब यहां पे आपको लेना है एवरेज, पहले टोटल ले लो और सिंपल एवरेज ले लो। जितने सेशंस में गेन है उतने सेशंस, नंबर ऑफ सेशन से डिवाइड करना है। बोलो पहले टोटल ले लो, 97 प्लस 179 प्लस 27
प्लस 353 प्लस 306 प्लस 162 1124। अब काउंट करो कितने सेशंस हैं जिसमें गेन हुआ था। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एवरेज ले लेंगे यहाँ पे 1124 डिवाइडेड बाय 6। तो एवरेज गेन पर डे कितना आएगा 187.33। सिमिलरली लॉस का टोटल ले लो 274 प्लस 128 प्लस 51, सॉरी ऊपर भी है 90 प्लस 43 प्लस 274 प्लस 128 प्लस 51 प्लस 384 प्लस 106। तो लॉस आएगा टोटल 1076। और कितने सेशंस हैं जिसमें लॉस है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 सेशंस हैं। तो 1076 डिवाइडेड बाय 7, तो एवरेज लॉस पर डे आएगा 153.71। क्लियर है, सिंपल मैथ्स है, टाइम थोड़ा ये ज़्यादा लगेगा बट ठीक है सिंपल है। बोलो पहला स्टेप RS निकालो, एवरेज गेन 187.33 अपॉन एवरेज लॉस 153.71। बोलो कितना आएगा 1.2187 टाइम्स, ठीक है। और सेकेंड स्टेप RSI, बोलो 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RSI यानी कि 1.2187। बोलो कितना आएगा, पहले आगे का निकालो, पहले डिनोमिनेटर ले लो 1 प्लस 1.2187, तो ये आएगा 2.2187। 100 को इससे डिवाइड करो, 100 डिवाइडेड बाय 2.2187, तो ये आएगा 45.071। 100 माइनस 45071 निकालो 54.93%, ठीक है। क्लियर है क्या। तो अब ये 70 और अबव नहीं है, न ये 30 और बिलो है, मतलब ये न ओवरबॉट है न ये ओवरसोल्ड है, ठीक है। नीदर ओवरबॉट नॉर ओवरसोल्ड, ठीक है, वो रेंज में आ ही नहीं रहा, तो ओवरबॉट भी नहीं है ओवरसोल्ड भी नहीं है। क्लियर है क्या, लिखो, सिंपल है। आई थिंक अब अगर RSI फिर से आता है तो आई कैन अज्यूम कि आपको आएगा, ठीक है। सिंपल गेन लॉस निकालना है, एवरेज लेना है, एवरेज गेन को एवरेज लॉस से डिवाइड करना है और फिर 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RSI RS, ठीक है। तो सिंपल आपका RSI आ जाएगा। 70 और अबव है तो ओवरबॉट, 70 और बिलो है तो ओवरसोल्ड, 30 और बिलो है तो ओवरसोल्ड। सिंपल क्राइटेरिया है। क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर लाइक करना भाई, वीडियो लाइक करना, अपने सारे सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ शेयर करना, ठीक है। 2-3 और क्वेश्चन है जो मैं और एक पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोनों 15-15 और जो भी ट्रिकी क्वेश्चन थे मैंने इसमें पढ़ा दिए। 2-3 और क्वेश्चन मेरी इच्छा है कि कुछ बच्चों को नहीं जम रहे हैं तो मैं वो भी 2-3 क्वेश्चन और एक और पार्ट में अच्छे से पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच।